मैं इद्दत में बैठी थी। ससुराल बहुत अच्छा था, सवाए मेरी नंद के। जब भी एक रोज उसने सबके सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया, लेकिन जैसे ही घर वालों को खबर हुई तो इस लड़के को मेरे कमरे में भेजकर इल्जाम मुझ बेवा पर डाल दिया। ससुराल वालों ने बुरा भला कहकर मुझे घर से निकाल दिया। जब आधी रात को वही लड़का मुझे अपने घर ले गया और इद्दत पूरी होते ही मुझसे निकाह कर लिया। वो लड़का बहुत अमीर भी था। जब एक रोज मेरी नंद मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी, मैं समझी वो माफी मांग रही है, लेकिन जिस्म लरस गया जब वो बोली, जिससे तूने शादी की है उसने तुझे पाने के लिए। मेरी शादी को बस 1 ही साल मुकम्मल हुआ था। मेरे शौहर बेहद अच्छे और ख्याल रखने वाले थे और मेरी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करते रहते। बाकी ससुराल वाले भी बेहद अच्छे थे, लेकिन मेरी नंद का रवैया मेरी समझ से बाहर था। अजीब सर्द रवैया था, हर चीज से लाताल्लुकी बरतना शायद उसकी आदत बन चुकी थी। कभी कभी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, मगर वो मुझे नज़रअंदाज कर देती। फिर मैंने भी उससे बात करना छोड़ दिया और अपने काम से काम रखती। एक दिन मेरे शौहर दफ्तर से वापस लौटे तो खासे थके हुए मालूम हुए। आते ही आंखें मूंद कर लेट गए। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं फौरन उनके पास पहुंची। उन्होंने प्यार से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, हुरम, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने इस्बात में सर हिलाया तो वो कहने लगे, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? हमेशा साथ दोगी ना मेरा? हाँ, हमेशा साथ दूंगी, हमेशा साथ देती आई हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं हैरान हुई। आज से पहले मैंने उनका ऐसा हारा हुआ अंदाज नहीं देखा था। बस ठीक है, तुम साथ देना, मेरे लिए बहुत दुआ करना, मुझे नींद आ रही है, तुम यहीं बैठो मेरे पास। वो कहकर खुद गनूदगी में जाने लगे और सुबह तक वो अपना रफ्ते सफ़र बांध कर चल बसे, हमेशा हमेशा के लिए। उनका जाना सबके दिलों को वीरान कर गया। आंखें बरस बरस कर थकने लगीं, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है, लिहाजा वक्त के साथ साथ दुख में कदरे कमी वाक़या हुई। मैं इद्दत में थी जब एक रात मेरी नंद आरफा ने सबके सोए जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड फाइज को घर के पिछले हिस्से में बुलवा लिया। दीवार फैलांगते हुए उसका पांव लगने से गमला नीचे गिरा तो सब घर वाले जाग गए। आरफा घर वालों के जागने पर खौफजदा हो गई और जब कुछ समझ न आया तो जल्दी से फाइज को मेरे कमरे में भेजकर खुद खिड़की से अपने कमरे में चली गई। मेरी इद्दत को मुकम्मल होने में कुछ दिन अभी बाकी थे। बाहर खटका सुनकर मैं गहरी नींद से जागी और लैंप ऑन किया। कमरे में किसी लड़के को देखकर पहले तो खौफजदा हो गई और जल्दी से चेहरा लपेटती बाहर को भागी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सब घर वालों को अपनी चौखट पर खड़े पाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, सब मेरे कमरे में झांकने लगे और वहाँ फाइज को पाकर सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। बेशरम, तुझे शर्म ना आई? शौहर को गए अभी वक्त ही कितना गुजरा था, इद्दत तो पूरी होने देती। तुझे मुंह पर कालक मलने के लिए हमारा ही घर मिला था। शौहर के साथ ही मर जाती, बल्कि इसकी बजाय तू ही मर जाती। किस तरह से हमारी आंखों में धूल झोंकती, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जूतों, थप्पड़ों और घूंसों के बीच मेरी समाज से कुछ ऐसी ही आवाज़ें टकराने लगी, जा निकल जा हमारे घर से, दफान हो जा। आखिरी आवाज़ यही सुनाई दी, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। मैं नीम बेहोशी की हालत में थी। मेरे साथ साथ फाइज को भी बहुत मारा गया और दोनों को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़कों पर जख्मी हालत में मैं एक कोने में गिरे पड़ी देखकर न जाने कब फाइज में इंसानियत और हमदर्दी जागी और वो मुझे सहारा देता अपने घर ले आया। अगले दिन मेरी आंख एक बूढ़ी खातून की आवाज़ पर खुली। सफ़ेद दुपट्टे को अपने चेहरे के गिर्द लपेटे वो आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए साथ साथ मेरे चेहरों के जख्मों पर मरहम रख रही थी। एकदम मेरे दिल में सुकून उतरने लगा। वो काफ़ी देर तक मेरे चेहरे पर लगे जख्मों पर मरहम रखते हुए साथ साथ कलामे पाक का विर्द करती रहीं और मेरा दिल पुरसुकून होता रहा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ, और हाँ, कमरे में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लेना। मैंने अपने कुछ कपड़े भी यहाँ रख दिए हैं। मैंने फाइज से कह दिया है कि वो वापसी पर तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ नए कपड़े ले आएगा, और अगर कोई और चीज़ मंगवाना हो तो बता देना। वो बूढ़ी खातून इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो मुझे फाइज भी उनके पीछे बाहर जाता दिखाई दिया, गोया वो भी वहीं मौजूद था।
उस दिन के बाद मैंने कभी फ़ाइज़ को नहीं देखा। अलबत्ता इसका घर बेहद खूबसूरत और दुनिया की तकरीबन हर चीज़ से मज़ीद था। फ़ाइज़ के घर में इस खातून का जो रिश्ते में उसकी नानी थी और कुछ मुलाजमीन और फ़ाइज़ के सिवा कोई नहीं रहता था। मेरा ज़्यादातर वक्त अपने कमरे या नानी के कमरे में गुजरता। मेरे ज़ख्म काफ़ी हद तक भर चुके थे, मगर इन ज़ख्मों का क्या जो रूह पर आन लगे थे। कुछ दिन बाद इद्दत ख़त्म हुई तो मुझे नानी बागीचे में ले आई और बागीचे की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। एक दिन मैं माली से बागीचे की सफाई सुथराई का काम करवा रही थी जब मुझे फ़ाइज़ अपनी गाड़ी से उतरकर मेरी जानिब आता दिखाई दिया। वो मेरा हाल अहवाल पूछने के लिए रुका था और मेरी खैरियत मालूम करने के बाद मुहज़्ज़ब तरीके से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मुझे उसका बावकार अंदाज बेहद पसंद आया। दिल ही दिल में हैरत और तजस्सुस घेरने लगा कि आखिर आरफा जैसी लड़की के साथ मिलकर इतना वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड बिजनेस में कामयाब तरीन बंदा कैसे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है, जबकि कहीं से भी वो ऐसा तो नहीं लगता था। एक दिन फ़ाइज़ के ऑफिस जाने और नानी के सोने के बाद मैं खामोशी से फ़ाइज़ के कमरे की तरफ चली आई ताकि फ़ाइज़ के मुतालिक कोई सुराग मिल सके, फ़ाइज़ और आरफा के मिलने वगैरह के मुतालिक कुछ मिल सके, और ये भी कि फ़ाइज़ ने मुझे बदनाम करने में आरफा का साथ क्यों दिया, जबकि वो जितने दिन से यहाँ मौजूद थे उसे नानी से बस इसी की ईमानदारी और अच्छाइयों के किस्से ही सुनने को मिल रहे थे। जबकि फ़ाइज़ खुद भी मुझसे बहुत एहतराम से पेश आता, मगर जैसे ही मैंने फ़ाइज़ के रूम के दरवाजे को खोलना चाहा वो लॉक्ड मिला। मैं चुपचाप वापस चली आई। फ़ाइज़ की पुरसरार तबीयत के मुतालिक कोई राज मुझ पर अभी तक आश्कारा नहीं हुआ था। इस रोज़ जब मैं नानी के साथ रात का खाना खा रही थी तभी पोर्च में फ़ाइज़ की गाड़ी की आवाज़ सुनाई थी तो नानी उठकर जल्दी से बाहर की तरफ लपकी। शुक्र है तुम आ गए, आज हमें भी तुम्हारे साथ खाना खाने की सआदत नसीब होगी। कुछ ही देर में वो नानी को अपने एक बाजू के हल्के में लिए अंदर दाखिल हो रहा था। वो इनकी बातों पर धीमा मुस्कुराता हुआ बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। इसकी मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी। वो आकर नानी के साथ वाले टेबल पर बैठ गया तो मैंने वहाँ से उठना मुनासिब समझा। मुझे वहाँ से उठते हुए देखकर नानी ने रोक लिया और साथ बिठा लिया। मुलाजमा खाना सर्व करने लगी। नानी, अच्छा है ना कि मैं लेट ही आता हूँ, वरना कोई रोज़ाना भूखा रह जाता। मैं खामोशी से प्लेट में चम्मच चला रही थी जब अचानक फ़ाइज़ की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। क्यों हुर्रम बेटा, तुम्हें फ़ाइज़ का आना पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं नानी, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये इनका अपना घर है। मैं बुरा मानने वाली कौन होती हूँ? नानी के बराह रास्त मुखातिब पर मैं बौखला गई और जल्दी से गला साफ करते हुए अपनी सफाई पेश की, जिस पर नानी और फ़ाइज़ एक दूसरे को देखते हुए मायने खेज सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिए, जिसे समझने में मैं कासिर थी। आज अतवार था, फ़ाइज़ आज घर पर थे। आज मेरा और नानी का खोया बनाने का प्रोग्राम था। नानी को मुलाजमीन के हाथ के काम ख़ास पसंद नहीं आते थे और इस तरह की मुश्किल डिशेस वो खुद बनाती थी और अब मेरे आने से उन्हें काफ़ी सहूलत हो गई थी। फ़ाइज़ न्यूज़पेपर में सर दिए कब से बैठा था, फिर थक कर उसने टीवी ऑन कर लिया। जब दिल न लगा तो किचन में ही चला आया। अरे फ़ाइज़ बेटा, तुम क्यों चले आए? तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ काम ख़त्म करके। मेरा बच्चा, नानी फ़ाइज़ को किचन में देखकर बोली। क्यों, क्या मैं नहीं काम करवा सकता आपके साथ? वो बनाते हुए बोले। अरे तुमने कब ये काम किए हैं? हुर्रम बेटी इतने अच्छे से कर रही है, तुम तो उल्टा काम बिगाड़ोगे ही। नानी हंसते हुए बोली। अच्छा, तो मतलब मैं आपका काम बिगाड़ने वाला हो गया और हुर्रम काम संवारने वाली हो गई? अच्छा है, पार्टी बदल ली आपने भी। वो मसनूई नाराज़गी से बोला। हाँ, सब जानती हूँ तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। नानी और इसकी नोकझोंक भली लग रही थी। कुछ दिन गुजरे तो एक रोज़ फ़ाइज़ की नानी ने मेरे सामने फ़ाइज़ का प्रपोज़ल रखा। इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। फिर जब अक्ल ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर उन्हें मुझे समझाया कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, मायके में तो कोई भी मौजूद नहीं तुम्हारे। एक ही भाई है जो मुल्क से बाहर होता है, तुम्हारा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो और मेरी बात मान लो। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अपने कमरे में चली गईं। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर सोचती रही। जो भी था, मगर फ़ाइज़ की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंची थी। जो इल्ज़ामात लगाए गए थे मुझ पर, मैं कभी फ़ाइज़ को माफ़ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की और फ़ाइज़ के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नानी अपने नवासे की शादी को लेकर बेहद खुश थीं। ये उसकी पहली शादी थी।
खूब धूमधाम से शादी हुई और मुझे दुल्हन बनाकर फाइज के कमरे में बिठा दिया गया। फाइज ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और साथ ही उसे साफ साफ बावर करवा दिया कि वो मुझसे कोई उम्मीद न रखे। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है और बस मैं जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुआशरे में मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ी, बदनामी का दाग मुझ पर लग गया और तुमने मेरी सफाई में एक लफ्ज़ तक जुबान से न निकाला। वो सब गुस्से जो मेरे अंदर इतने महीनों से थे, न जाने कैसे थप्पड़ की सूरत फाइज पर निकल गया था। मैं होश से बेगाना बस बोले चले जा रही थी। फाइज को मुसलसल चेहरा झुकाए खामोशी से सब सुनते देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं खामोश हो गई। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। उस दिन के बाद से फाइज ने गहरी चुप साध ली और मुझसे कोई बात न की। वो लेट घर आने लगा और सुबह जल्दी चला जाता। घर में कम ही दिखाई देता। जहाँ फाइज की बेरुखी मुझे तंग कर रही थी, वहीं इस वाक़े की हकीकत से मुतल्लिक तजस्सुस मज़ीद बढ़ रहा था। एक दिन फाइज के कमरे की सफाई करते हुए मुझे फाइज का पुराना वॉलेट मिला। वॉलेट मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। मैं उठाने के लिए झुकी तो उसमें लगी तस्वीर देखकर दंग रह गई। वो तस्वीर थी मेरे कॉलेज के ज़माने की तस्वीर। मगर वो फाइज के पास कहाँ से आई, जबकि मुझे तो कभी तस्वीर बनाने का शौक नहीं था और ना ही कभी कोई ऐसी तस्वीर मैंने बनवाई थी। घबराहट से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं फाइज का इंतज़ार करने लगी कि उनसे पूछूंगी, मगर रात देर तक इंतज़ार करते करते मैं सो गई। सुबह उठी तो फाइज कहीं नहीं थे। मुलाजमीन से पूछने पर पता चला कि फाइज आज घर आए ही नहीं। मेरे परेशानी बढ़ने लगी थी। रात फाइज देर से घर पहुंचे और आते ही सो गए। सुबह भी मामूल से हटकर काफ़ी देर तक सोते रहे। काफ़ी टाइम गुजर गया तो मुझे फिक्र होने लगी। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा, जो कि कोयले की तरह दहक रहा था। मैंने जल्दी से नानी को बुलाया तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगाए, जिससे फाइज को होश आने लगा। डॉक्टर के जाने के बाद नानी ने मुझे फाइज के पास रुकने का कहा और ख़ुद सूप बनाने किचन में चली गई। फाइज के सर में दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। उसने अचानक मेरा हाथ थामकर अपनी पेशानी पर रख दिया। मुझे कुछ समझ न आया। थोड़ी कश्मकश में रहने के बाद मैंने उसका सर दबाने का फैसला किया। पूरी रात ऐसे ही सोई जागी कैफियत में फाइज के सरहाने बैठी गुजर गई। इस दिन के बाद मेरा रवैया फाइज के साथ थोड़ा नरम पड़ने लगा। ज़रूरत के तहत कभी हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती। फाइज ने कुछ दिन रेस्ट करने के बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो घर में रहते हुए जान गया था कि खाने की जिम्मेदारी सब मैंने उठा ली है, लिहाजा वो भी हर शाम खाने पर ज़रूर घर पहुंच जाता और ज़ाहिरी तौर पर मुलाजमीन को अपने खाने पीने की फरमाइशें गनवा कर जाता। दरपर्दा मुझे सुनाया जाता कि उसे क्या पसंद है या क्या खाना है। मैं भी उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। अगर उसे आने में देर हो जाती तो उसका इंतज़ार करती, खुद उसके लिए खाना निकालती और कभी थक कर सो जाती तो वापसी पर मुझे जिगाकर खाना लाने के लिए कहता। शायद हम दोनों एक दूसरे के आदी होने लगे थे। मुझे उससे मोहब्बत हो रही थी, मगर मैं उसके दिल की हालत से अनजान थी। मैं सुबह सुबह चहलकदमी करने में मसरूफ़ थी। वो भी अपने डंबल्स लेकर वहीं चला आया और मुझे मुखातिब करके बोला, आपसे एक बात पूछूं? मैंने नासमझी से उसे देखा, फिर अस्बात में सर हिलाया। आप मेरी नानी पर इतना कब्जा कायम कर चुकी हैं, मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगा हूँ। कि आप दोनों एक दूसरे से हटकर थोड़ी तवज्जो मेरे लिए भी बचाएंगी? चले आप नहीं, मगर मेरी नानी तो वापस दिला दें। वो मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था। मुझे देखकर हंसी आ गई। मुश्किल है, अपनी किस्मत समझकर सब्र करें और अच्छे वक्तों का इंतज़ार करें। इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ, न जाने कब से। इसकी आंखों में कुछ था जो बहुत कुछ सुना रहा था। मैं घबरा कर वहाँ से चली गई। एक शाम को मैं बागीचे में चेयर पर बैठी माली से पौधे ठीक करवा रही थी। तब मुलाजिम ने मुझे बताया कि कोई आरफा नामी लड़की मुझसे मिलना चाहती है। मुलाजिम मेरी हदायत के मुताबिक उसे घर के अंदर ले आया। मुझे आरफा पर बहुत गुस्सा था। मैं उससे वो सवाल पूछना चाहती थी जिसने मुझे बेचैन कर रखा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आरफा बहुत परेशान दिखाई दी। मैंने उसे बैठने का बोला। वो खुद पर काबू रखते हुए उसके आने की वजह पूछी। वो कुछ भी बोले बगैर अपनी जगह से उठकर एकदम से मेरे कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने किए की माफ़ी मांग रही है।
मगर उसकी बातें सुनकर मैं लरस कर रह गई। उसने कहा कि जिस शख्स से तुमने शादी की है उसने तुम्हें पाने के लिए ये सब खेल रचाया है। उसने जानबूझकर तुम्हें बदनाम किया। उसकी नीयत ठीक नहीं, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। इसको यही अच्छा लगता है, वो ऐसा ही है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और तुम्हें निकाल देगा अपने घर से। वो पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। मुझे भी उसने धोखा दिया है। तुम उसे छोड़ दो, अपना वक्त ज़ाया मत करो। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठने लगा। मेरे दिल में जो फ़ाइज़ के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह बनने लगी थी, आंखें नए नए ख्वाब बुनने लगी थी, वो ख्वाबों का महल एक बार फिर ज़मीन बोस हो गया था। आरफा की बातें सुनकर मेरा दिल कांपने लगा। आरफा मजीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। मैंने खुद को कमरे में मुक़ीद कर लिया। वहाँ मौजूद हर चीज़ से मुझे नफ़रत महसूस होने लगी। मैंने गुस्से से कमरे में मौजूद हर चीज़ को ज़मीन पर दे मारा। मेरा दिल तकलीफ़ में था। शायद खुशियाँ मुझसे रूठ गई थी। जिंदगी ने कैसे कैसे धोखे दिए थे। मेरा दिल चाहा हर चीज़ तहस नहस कर दूं। आखिर थक हार कर फूट फूट कर रो दी और न जाने कब आंख लग गई। फ़ाइज़ ऑफिस से लौटा तो कमरे की बर्बादी देखकर दिल ही दिल में परेशान हो गया। अगले ही दिन मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और नानी के लाख पूछने पर कोई जवाब न दिया। फ़ाइज़ भी मेरी इस अचानक बढ़ती हुई नाराज़गी को देखकर हैरान था, मगर खामोश था। नानी ने मुझे बुलवाया और बताया कि घर के लिए ग्रॉसरी खरीदने वाली है और मैं बूढ़ी हूँ, अब कहाँ धक्के खाती फिरूंगी। मैंने उनसे कहा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ड्राइवर के साथ मॉल पहुँची। मॉल में मौजूद कैफ़े की टेबल पर बैठे इंसान पर मुझे फ़ाइज़ का गुमा हुआ। उसके साथ कोई लड़की भी थी। मैं जैसे ही थोड़ा नज़दीक गई, उसका चेहरा वाज़िया हो गया। वो फ़ाइज़ ही था, मगर उसके साथ मौजूद लड़की कौन थी मुझे मालूम ना हो पाया। फ़ाइज़ को किसी लड़की के साथ मॉल में देखना मेरे लिए परेशान कुन था। मुझे मालूम हो गया था कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। जल्द ही मैंने फ़ाइज़ से अलैदगी का मुतालबा कर दिया, जिस पर सब बहुत परेशान हुए। फ़ाइज़ को आज से पहले मैंने कभी इस कदर परेशान नहीं देखा था। फ़ाइज़ को मालूम हो गया था कि कोई बात ज़रूर हुई है। उसने फ़ौरन तमाम मुलाज़मीन से पूछ-गुछ शुरू कर दी और जल्द ही उसे किसी मुलाज़मा से आरफा का नाम भी मालूम हुआ और वो सब समझ गया था कि ये सब खेल आरफा का खेला हुआ था। लिहाजा अगले ही रोज़ वो आरफा को ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले आया। क्या कहा तुमने हुरम से? दोबारा कहो। वो आरफा पर चला रहा था। कुछ नहीं, मैंने तो बस मिलने आई थी। हुरम मेरी दोस्त है ना, इसलिए। बताओ हुरम, वो घबराई हुई थी। तुम इस बेचारी को डरा धमका नहीं सकते, जाने दो इसे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर आरफा को संभाला और साथ ही फ़ाइज़ को डांटा। ऐसे तो नहीं जा सकती ये। जो कुछ भी तुमने इस दिन हुरम से कहा वो सब दोबारा कहो, वरना तुम मेरी अप्रोच तो जानती हो ना कहाँ तक है। वो गुस्से में धाड़ा था। आरफा खौफजदा हो गई और डर के मारे तमाम बातें उगल दी जो भी उस दिन उसने हुर्रम के गोश गुजार की थी। फ़ाइज़ की आंखों में खून उतर आया। उसने आरफा पर हाथ उठाना चाहा, मगर मैंने दरमियान में आकर फ़ाइज़ को रोक दिया। मैं रो रही थी। फ़ाइज़ से देखा नहीं गया। हुर्रम, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत साफ थी। मैं तुम्हें बहुत साल पहले से पसंद करता हूँ। तुम रोज़ लाइब्रेरी आती थी ना, तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था और एक दिन छुपकर तुम्हारी तस्वीर भी बनाकर अपने पास रख ली, लेकिन कभी तुमसे बात नहीं की। फिर तुमने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे किसी दोस्त से तुम्हारा पता तो मिला, लेकिन वो पता तुम्हारे ससुराल का था। तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मैंने दिल पर जबर किया। फिर इस दौरान मेरी मुलाकात आरफा से हो चुकी थी। ये मुझे पसंद करती थी, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता था। फिर मुझे आरफा से ही मालूम हुआ कि तुम बेवा हो गई हो। उस दिन आरफा ने मुझे अपने घर बुलवाया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन उसकी जिद करने पर मैं वहाँ चला आया। दिल में बस तुम्हें एक नज़र देखने की तलब थी और इतने अरसे बाद ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। तकदीर ने मुझे फिर से एक मौका दिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इद्दत में हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आरफा ऐसे हालात में ऐसी हरकत कर सकती है। उसने ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारे कमरे में धकेल दिया। मैं समझा कि खाली कमरा है और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक सब आ चुके थे। हाँ, मेरी गलती है हुर्रम, जो तुम्हारी सफाई में कुछ ना बोल सका। सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आया। इसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो रो रहा था। मेरा दिल पिघलने लगा। वो मज़ीद कहने लगा, और जानती हो हुर्रम, आरफा मुझे काफ़ी दिन से फोर्स कर रही थी। कहीं भी नज़र आता मुझे रोक लेती और नहीं तो मोबाइल पर जलील करती कि मैं इससे शादी करूं और तुम्हें छोड़ दूं, और धमकियां देने लगी थी कि मैं तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा कर दूंगी।
इस तरह हुर्रम खुद ब खुद तुम्हें छोड़ देगी। यकीन नहीं आता तो ये सुनो। फाइज ने मोबाइल पर आरफा के आए तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस और इसकी बातों की रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई, जिसमें वो फाइज को धमका रही थी। आरफा का पर्दा फाश हुआ तो वो हम सबसे माफ़ी मांगने लगी, जिस पर नानी ने उसे फौरन घर से निकल जाने का कहा। फाइज की मोहब्बत सच्ची थी और आखिर सच की जीत हुई थी। मैंने फाइज के साथ सर्द रवैया रखने की माफ़ी मांगी, जिस पर फाइज ने मुझे दिल से माफ़ कर दिया और मैंने भी उसका हमेशा ख्याल रखने का वादा किया, क्योंकि मेरे दिल में फाइज का इज़्ज़त व एहतराम मज़ीद बढ़ गया था। आरफा का हसद और इसका फरेब आज एक घर उजाड़ने चला था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक अल्लाह न चाहे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फाइज मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थे। आगे चलकर हमारी ज़िंदगी पुरसकून और खुशियों से भरपूर साबित हुई। हर गम की तलाफ़ी हो गई।